बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में 9.10 एक्सरसाइज जो है वो हमने स्टार्ट की है और लास्ट लेक्चर में आपने इसके पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज प्रॉब्लम नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे और जो प्रॉब्लम नंबर 5 आपकी है वो है जी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के मुतालिक, यानी किसी सॉलिड का आप सॉलिड जो है आपका उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं और वो जो सॉलिड है वो आपका रेवोल्यूशन के बाद जो आपका सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम आपने मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है यहाँ पर आज। तो बेटा जी यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप किसी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला है किसी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करने का, वो किस तरह है। कहते हैं सपोज दैट अ कर्व r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ये हमारे पास r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा जो है एक पोलर कर्व है जो कि आपकी डिफाइंड है क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा के ऊपर। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो आपकी थीटा की लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाउंडेड बाय द कर्व r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो अब इस पोलर कर्व r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा को जब आप रिवॉल्व करेंगे एंड बाय द लाइंस, ये जो आपकी लाइंस बनेगी थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है। देन जो आपके पास सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम निकालने का यहाँ पर फार्मूला होगा। तो वो फार्मूला यहाँ पर 3 किस्म के यहाँ पर आपने फार्मूले पढ़ने हैं। एक ये है कि आपकी जो रेवोल्यूशन है जो आपने वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशन है अगर तो वो रेवोल्यूशन आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस कह लें, पोलर एक्सिस कह लें, ठीक है, या लाइन थीटा इक्वल टू 0 कह लें। थीटा इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, या पोलर लाइन भी आप उसे पोलर एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो फिर आपका सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का जो वॉल्यूम मालूम करने का बेटा फार्मूला है वो यहाँ पर ये होगा, वॉल्यूम v इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल अल्फा से बीटा r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी पोलर एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पर रेवोल्यूशन जो है वो आपकी है अबाउट y एक्सिस कह लें या लाइन थीटा इक्वल टू π/2 कह लें, तो फिर आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम v इक्वल टू 2π/3। अब यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा है तो यहाँ पर ये आपके पास फैक्टर चेंज हो जाएगा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा कोस थीटा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, और अगर फर्ज करें कि अब आपने जो रेवोल्यूशन है वो आपकी ना तो पोलर एक्सिस के लॉन्ग है ना लाइन थीटा इक्वल टू π/2, यानी ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने रेवोल्यूशन दी है और ना ही आपकी जो रेवोल्यूशन है वो अबाउट y एक्सिस है। एक आपकी दूसरी लाइन है, लाइक अगर मैं कहता हूं कि लाइन थीटा इक्वल टू π/4 है या लाइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, उसके अबाउट आपने रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर आप जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो किस तरह का होगा आपका, वो देखें। अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू 5 और 5 यहाँ पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। तो फिर जनाब आपका फार्मूला बनेगा वॉल्यूम v इक्वल टू 2π/3 r क्यूब साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, यानी जिस नंबर के जो सी लाइन है थीटा इक्वल टू 5 जिसके अबाउट आपने रिवॉल्व करना है वो सिंपल हो जाएगा थीटा माइनस 5 डी थीटा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा थीटा इक्वल टू π/4, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो फिर आपका यही जो फार्मूला है v इक्वल टू बन जाएगा आपका 2π/3 इंटीग्रल अल्फा से बीटा r क्यूब और फैक्टर आ जाएगा साइन थीटा माइनस π/4 डी थीटा। तो फिर आपके पास ये वाला जो फार्मूला वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसकी तरफ मूव करते हैं और इन फार्मूला को किस तरह इस्तेमाल करना वो देखते हैं। अब आप नेक्स्ट बेटा आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, प्रॉब्लम नंबर 5 में कुछ इस तरह है, कहता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लीमा कोन। आपके पास आपने जो वॉल्यूम मालूम करना है जिस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मालूम करना है, वो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कैसा बनेगा आपके पास जब आप ये जो लीमा कोन r इक्वल टू a+b cos थीटा है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि a बिगर है b से, यानी a कौन है, एक कांस्टेंट है रियल नंबर आपका और b जो है वो कोफिशिएंट है cos थीटा का। ठीक है, जब आपका a b से बिगर है तो इस सूरत में ये जो आपकी लीमा कोन बनेगी, ये जो लीमा कोन है इसने जो एरिया इनक्लोज्ड किया है अबाउट द इनिशियल लाइन यानी पोलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उस एरिया को जब आप इनिशियल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो फिर जो सॉलिड आपके पास बनेगा
उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है, और वो वॉल्यूम आपने प्रूफ करना है कि वॉल्यूम इसके बराबर है 4/3 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि अगर आपका जैसे कि यहाँ पर ये केस है कि ए बिगर है बी से, तो ए बिगर है बी से, तो फिर आपका जो लीमा कोन का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यानी ये जो आपका ये ओरिजिन से पोल से पास नहीं करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास r बराबर है 3 + 2 cos थीटा, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 है, b कितना है 2 है, cos थीटा के साथ वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है इस नंबर से। ठीक है, तो देन आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर a और b बराबर हो जाएं तो फिर ये जो आपकी लीमा कोन है ये कार्डियाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लीमा कोन बिकम्स कार्डियाइड व्हेन a एंड b आर इक्वल। इन दिस केस आपके पास ये जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, यानी ये चीज ओरिजिन के ऊपर आ जाएगी, पोल के ऊपर आ जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपके पास a स्मॉलर हो b से, यानी कि a कौन है b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा है। ठीक है, अगर आपके पास a लेस देन b से, तो फिर आपके पास इसमें ये जो लीमा कोन आपके पास बनी है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका इनर लूप बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू b भी लगा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल का मतलब है कि वो ओरिजिन से पास करेगी, और लेस देन होने का मतलब है कि अब इसका इनर जो है वो लूप अंदर एक लूप बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। खैर, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये है कि a बिगर है b से, तो अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं जी। नहीं बेटा जी, लेट कर लें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो v है। लेट v बी दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, देन एज वी नो डैट यहाँ पर जो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ये आपके पास फार्मूला है 2π/3 अल्फा से बीटा r³ sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने r की वैल्यू पुट कर दी। r आपके पास है, r आपके पास था a + b cos थीटा के बराबर, तो यहाँ पर r की जगह a + b cos थीटा क्यूब sin थीटा d थीटा आ गया। नेक्स्ट जी, और लिमिट यहाँ पर 0 से पाई तक क्यों आई है, आप देखें यहाँ पर जो ये लीमा कोन है, ये आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ग्राफ आप देख लें या इधर से देख लें, ये आपके पास इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस को 2 मरतबा कट कर रही है, एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी ये जो रेवोल्यूशन बनती है यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये आपके पास है a + b cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना आपने। तो a + b cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a + b cos थीटा पावर क्यूब जो है उसको छोड़ दें आप। ठीक है, अंदर वाला जो है फैक्टर a + b cos थीटा, उसका डेरिवेटिव आपने देखना है। a का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया, b बाहर आ गया, cos का डेरिवेटिव क्या है -sin थीटा, तो ये आपको बन जाएगा -b sin थीटा। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, अब यहाँ पर देखें sin थीटा तो हमारे पास मौजूद है। ले बेटा जी, यहाँ पर अब आपने डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर sin थीटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -b से मल्टीप्लाई कर दिया, -b से डिवाइड कर दिया। नहीं जी, जब आपने यहाँ पर बेटा डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर था आपके पास a + b cos थीटा की पावर कितनी है, 3 है, और ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया आपका, तो फिर ये a + b cos थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से पाई तक आपकी। ठीक है, अब आप लिमिट यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, तो ये बाहर बन गया -π/6b। अब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो पहले थीटा की जगह क्या अप्लाई करेंगे, पाई, तो ये आ जाएगा a + b cos पाई होल पावर कितनी आ जाएगी, 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो थीटा की जगह क्या पुट करना आपने, 0, तो ये आ जाएगा -a + b cos थीटा की पावर 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये cos पाई किसके बराबर होता है, cos पाई है -1 के बराबर, तो ये सारा फैक्टर आपका बन जाएगा a - b की पावर 4 माइनस, और cos 0 किसके बराबर है, cos 0 आपके पास 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा a + b की पावर 4 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा आपने अलजबरे का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4,
ये होता है 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। ठीक होगी बात ये। तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, यहाँ से 6 और 8 को कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो ये 4a π/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम था। ठीक है, तो इस तरह आपने ये प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा जी आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको कहता है जी कि फाइंड दी वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द सरफेस। दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, यहाँ पर एरिया ऑफ सरफेस भी मालूम करना है और वॉल्यूम भी आपने मालूम करना है ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। जब आप लेमनिस्केट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा को इनिशियल लाइन यानी पोलर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो फिर आपने सरफेस एरिया भी मालूम करना है और जो वॉल्यूम बनता है सॉलिड का वो भी आपने मालूम करना है यहाँ पर। तो दो चीज़ें हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है यहाँ पर, ये इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी, तो देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन ऑफ द कर्व आपको दी हुई है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं, वो कैसे मालूम करनी है। ये आपके पास ग्राफ बनता है जी, ग्राफ ऑफ लेमनिस्केट। ये जो आपकी फिगर ये 8 जो है, जो आपका नंबर 8 है, उसकी तरह की ये फिगर होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। अब इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो आपकी है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा के बराबर। अब आप गौर करें कि ये जो कर्व है ये आपकी पोलर एक्सिस से पास कर रही है, सॉरी पोल से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब ये पास कर रही है आपके पास यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर r को 0 पुट कर देंगे। जब आप यहाँ पर r को 0 पुट करेंगे तो r को 0 पुट करने के बाद 0 इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखें, ये आपके पास जनाब a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और अगर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, cos को आप इस तरफ ले आएंगे, ये आ जाएगा cos इनवर्स 0 इक्वल टू 2 थीटा। cos 0 किस पर होता है, प्लस माइनस π/2 के ऊपर, तो 2 थीटा आ जाएगा प्लस माइनस π/2। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस π/4। तो ये दो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास निकल आएगी यहाँ पर इसकी जिसके लिए आपने इसको इंटीग्रेट करना है। और ये यहाँ पर एक्चुअली इसके कहलाते हैं टेंजेंट्स। ये इस लेमनिस्केट के लिए टेंजेंट पासिंग थ्रू दी पोल कराती हैं। ठीक है, आपका जो लेमनिस्केट का जो एरिया वो इसके दरमियान रहेगा, मतलब इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह बनेगा। ये अगर आपकी लेमनिस्केट है तो एक लाइन ये आपकी है थीटा इज इक्वल टू π/4 और दूसरी लाइन ये आपकी है थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4। सही है, तो अब आपने ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसको इस लेमनिस्केट को जब आप इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो फिर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो आपकी माइनस π/4 से प्लस π/4 के दरमियान चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों मालूम करने हैं। तो किस तरह मालूम करने हैं वो जरा देखें अब आप। ले बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं। लेट कर लें कि आपका जो सरफेस एरिया है वो मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर ए से। लेट ए बी दी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया अबाउट द इनिशियल लाइन। देन तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 पाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस π/4 से प्लस π/4 r साइन थीटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr d थीटा होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पर ये काम किया है कि ये इंटीग्रल आपके पास है इस तरह, माइनस a से लेकर प्लस a वाली फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा इस तरह 2 टाइम 0 to a, इस तरह मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर जब इसको 2 टाइम किया तो ये 2 2 4 पाई बन गया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब आपकी 0 से π/4 आ गई। बाकी चीज मैंने सब कुछ एज इट इज यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो अंडर रूट के इस इंटीग्रल के अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो यहाँ पर हम पहले मालूम करते हैं। यानी सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट r स्क्वायर dr ओवर d थीटा होल स्क्वायर और r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ले बेटा, अब यहाँ पर r स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है a स्क्वायर cos 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा 2r dr ओवर d थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और बाद में इसका एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 आपके पास। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो डी आर ओवर डी थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर आर, ये आर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर आर साइन 2 थीटा। नहीं जी, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आर की बेटा वैल्यू लगा दी। आर आपके पास किसके बराबर है, ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। किस तरह है, आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसका अंडर रूट ले लें तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टाइम अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये वाला ए और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर, और बाकी आपके पास चीज़ बच जाएगी माइनस ए साइन 2 थीटा और अंडर रूट कॉस 2 थीटा। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको डी आर और डी थीटा का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, साइन ऊपर भी स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, और नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा रह जाएगा। दोनों तरफ आर स्क्वायर प्लस कर दिया, आर स्क्वायर मतलब जो फार्मूला है वो आपने कंप्लीट करना है। तो आर स्क्वायर प्लस किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी इधर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस, और डी आर और डी थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, डी आर और डी थीटा की ये सारी वैल्यू आपके पास है, तो वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी करो। यहाँ से अब आपने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद ये आपके पास, और साथ ही मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर भी कॉमन निकालना है और साथ आपने एलसीएम भी लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कोस के 2 थीटा प्लस साइंस के 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस 2 थीटा। ऊपर आप फार्मूला लगा देंगे कोस के 2 थीटा प्लस साइंस के 2 थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर कोस 2 थीटा के बराबर। ले बेटा जी, यहाँ पर अब आपने ये तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं, और स्क्वायर रूट जब आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए ओवर अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू है अंडर रूट की एंड आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस थीटा को, इसको 1 में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें। और बेटा इन दोनों वैल्यूज को, तो 1 आपके पास था 0 से π/4 आर साइन थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो इसमें आर की जगह आपने वैल्यू पुट की ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। कैसे आर की ये वैल्यू है, मैंने आपको बताया आर स्क्वायर गिवन है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के बराबर, तो आर की वैल्यू आ गई ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ये वाला साइन थीटा आ गया। इस अंडर रूट की वैल्यू आपके पास आई है ए ओवर अंडर रूट कॉस 2 थीटा के। अब ये वाला कॉस 2 थीटा अंडर रूट और ये वाला कॉस 2 थीटा अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद ये ए और ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, बाकी रह गया ए स्क्वायर साइन थीटा। अब ए स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो बाकी रह गया साइन थीटा। साइन थीटा की अब आप इंटीग्रेशन कर दें तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है जी, माइनस कोस थीटा। उस पर आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 से π/4 पर। नहीं जी, अब यहाँ पर बेटा कोस थीटा की जगह, थीटा की जगह पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, वो आ जाएगा कोस π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 0 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 4 पाई ए स्क्वायर कोस π/4 माइनस कोस 0। कोस π/4 कितना होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और कोस 0 कितना है -1। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लें और साथ माइनस भी कॉमन निकाल लें, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर है ना, तो कॉमन निकाल लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से माइनस जब आप कॉमन निकालोगे तो वो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 -1 और स्क्वायर रूट 2। अब इस 4 को और स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर दें तो बाकी आपको बचेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। 4 और स्क्वायर रूट 2 कैसे कैंसिल होंगे ये पता ना आपको, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैसे कैंसिल होंगे ये आप लिख सकते हो, इसको 4 को 2 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इतना तो बेसिक स्टेप आप जानते हैं ना यहाँ पर, ये सही है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जनाब, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर 2 क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और वो क्या बन जाएगा 2, तो 2 2 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने इसका मालूम करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम वी कैसे मालूम करना है वो जरा देखें। नेक्स्ट वी फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू 0 आपने मालूम करना है, तो वो आप जानते हैं क्या फार्मूला इसका, 2π/3 इंटीग्रल अल्फा से बीटा आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आर की वैल्यू लगा देंगे। आर की वैल्यू आपके पास है आर स्क्वायर देखें बराबर है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के बराबर, ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर अब आपने आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया ए कॉस 2 थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ पर आपको चाहिए आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, याद आएगा आर की पावर 3 ए की पावर 3 कॉस 2 थीटा की पावर 3/2। नहीं जी,
तो ये बेटा आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई ए क्यूब कॉस 2 थीटा की पावर 3/2, या आर की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा की पावर 3 की जगह, ठीक है। और बाकी साइन थीटा फार्मूले में था, डी थीटा आ गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर +π/4 था। बिल्कुल ऊपर जिस तरह आपने सरफेस एरिया में किया, सरफेस एरिया में क्या किया, इंटीग्रल को आपने डबल कर दिया था, इंटीग्रल को डबल किया तो 2 × 4 हो गया, ठीक है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/4 आ गई, सही है। अब यहाँ पर देखें ये a की पावर 3 है ना, जब आप ये क्यूब ओपन करेंगे तो a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 यहाँ पर बाहर आ गई, आ गया 4a³ π/3 cos 2 थीटा की पावर 3/2 साइन थीटा, ये आपके पास रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें cos 2 थीटा का मैंने फार्मूला लगा दिया 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा -1 होल पावर 3/2 साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट नहीं जी, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये आपने करनी है इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर ये इसकी काफ़ी अच्छी खासी लेंथी है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं कुछ इस तरह, 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने लेट कर लिया जी स्क्वायर के बराबर, दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूंगा तो जी की वैल्यू आ जाएगी √2 cos थीटा जी स्क्वायर, इसको मैंने लेट कर लिया सारा जी स्क्वायर के बराबर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो जी की वैल्यू आ गई √2 cos थीटा के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया dz/d थीटा माइनस √2 cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से डी थीटा, ये डी थीटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, और ये जो फैक्टर है -√2 उसको मैं यहाँ पर dz के साथ नीचे ले आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने निकालनी है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू देखें यहाँ पर कितनी आएगी √2, आपके पास यहाँ पर z बराबर है √2 cos थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो z आ जाएगा आपके पास √2 cos 0, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू √2 cos 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है। अब दूसरी थीटा की लिमिट आपके पास है π/4 के बराबर, तो √2 जब आप π/4 यहाँ पर पुट करेंगे थीटा की जगह तो फिर ये आ जाएगा √2 cos π/4, cos π/4 होता है 1/√2, तो ये 1/√2 आ जाएगा, तो z की अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी 1। ये बेटा यहाँ पर आपकी जो न्यू इंटीग्रल आपका बन जाएगा वो इस तरह बन जाएगा, जब आपने थीटा 0 पुट किया था तो आपकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई थी वो √2 आ गई थी, जब आपने थीटा π/4 पुट किया था तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी बन गई थी 1 के बराबर, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ पर dz लिखा हुआ था वो आ गया -1/√2, ठीक है। और ये जो आपने अंदर लेट किया था वो सारा करने के बाद ये सारा इंटीग्रल आपका कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह बन जाएगा आपका, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि √2 होता है आपका ग्रेटर होता है 1 से, तो मैंने क्या किया लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए √2 को ऊपर ले गए यहाँ पर, और सॉरी √2 को अपर लिमिट बना दिया और 1 को लोअर लिमिट बना दिया यहाँ पर। और जब आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आएगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और साथ ही मैंने √2 को बाहर ले आया तो ये आ जाएगा 4a³ π/3 √2, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर, अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है t² -1 3/2, तो इस पर यहाँ पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। मैंने इसको लेट कर लिया i = t² -1 होल पावर 3/2, इसको मैंने विदाउट लिमिट्स, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। और विदाउट लिमिट्स से मतलब इसे सोल्व करते हैं पहले, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। तो बाय यूजिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसको पहले सॉरी बाई पार्ट इंटीग्रेशन के लिए आप जानते हैं सेकंड फंक्शन आपका होना चाहिए यहाँ पर, तो सेकंड फंक्शन यहाँ पर कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पर 1 सपोज कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाई पार्ट इंटीग्रेशन इसके ऊपर लगा देंगे। जी बेटा, बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाने को किस तरह लगाई है, जो आपने सेकंड फंक्शन 1 था, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन की वो आपका t बन गया, आपका फंक्शन t² -1 होल पावर 3/2 ये एज इट इज आ गया, माइनस यही चीज़ आपके पास। अब यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन जो थी वो आपका t आ गई, इसका करना है आपने डेरिवेटिव, t² -1 की पावर 3/2 का लेना है आपने डेरिवेटिव। बाई पार्ट इंटीग्रेशन करने आती है ना आपको, ये आप इसका डेरिवेटिव लेंगे t² -1 की पावर 3/2 का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले ही आती है पावर, शुरू में पावर में से कम कर देंगे तो ये 1/2 रह जाएगा, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2t, ठीक हो गया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 अब आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपके पास आ जाएगी 3 टाइम t × t² -1 की पावर 1/2,
तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मैंने ये आपके पास लिख दी। अच्छा, अब ये वाला टी और ये जो आपका टी है, ये क्या बन गया, टी का स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जो टी स्केयर है, इस टी स्केयर में अपनी तरफ से यानी ये वाली चीज़ बनाने के लिए टी स्केयर -1 वाला फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए 1 खुद से माइनस भी कर दिया और 1 खुद से प्लस भी कर दिया। ठीक है, 1 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया आपको। तो ये बन गया टी स्केयर -1 +1 और ये वाली सारी चीज़ यहाँ पर आपके पास इस तरह आ गई। क्लियर हो गई बात ये? नहीं जी, अब यहाँ पर क्या करना है, इस टी स्केयर -1 की पावर जो 1/2 है, इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा टी स्केयर -1 की पावर 3/2 और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा टी स्केयर -1 की पावर 1/2। स्टेप समझे कि नहीं? यहाँ पर इस ब्रैकेट को जो टी स्केयर -1 की पावर 1/2 है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा पावर 3/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा टी स्केयर -1 1/2 और बाकी सब कुछ एज इट इज आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, इस इंटीग्रल को मैंने 2 हिस्सों में लगा कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा पहला इंटीग्रल इसके ऊपर टी स्केयर -1 की पावर 3/2 इसके ऊपर आ गया, फिर प्लस माइनस -3 इसके ऊपर लगा कर दें टी स्केयर -1 की पावर 1/2। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ बेटा, ये सारा कौन है, ये आपका इंटीग्रल जिसको आपने आई लेट किया हुआ था शुरू में। तो टी स्केयर -1 की पावर 3/2 इस इंटीग्रल की जगह मैंने लिख दिया आई -3 टाइम ये सारी चीज़ ऐसी आ गई अंडर रूट टी स्केयर -1। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखें, ये -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और +3 ये क्या बन जाएगा आगे यहाँ पर 4i के बराबर। नेक्स्ट, और उस 4 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है एज वी नो डैट, इसके लिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या है? नेक्स्ट, नहीं बेटा जी, अब यहाँ पर जो फार्मूला एक आपने यूज करना है वो है √x² - a²dx। किसके बराबर होता है? x √x² - a²/2। फार्मूला क्या है? पहले वेरिएबल वाली रकम का स्क्वायर है, फिर माइनस कांस्टेंट वाली वैल्यू का स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर -a²/2 माइनस a²/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस √x² - a²/2 ओवर a। ये आपके पास फार्मूला है। तो सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम, जो आपके ऊपर थी एक्सप्रेशन वो बनी थी 4i = t टाइम t² -1/3/2। तो यहाँ पर वहाँ पर एक फैक्टर लिखा हुआ था जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, वो ये था आपके पास इंटीग्रल √t² -1 dt। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, x की जगह t पुट करना है आपने और a की जगह क्या पुट करना है? आपने 1 पुट करना है। a की जगह इस फार्मूले में, पूरे फार्मूले में a की जगह 1 पुट करना है और x की जगह t पुट करना है। तो पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो यह आ जाएगा t √t² -1/2 माइनस a²। तो a² यहाँ पर क्या है फार्मूले में? ये सारा a² आपका 1 है यहाँ पर। तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस √t² -1 ओवर a। तो a यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, i की वैल्यू निकालनी है। तो i के साथ 4 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट, 4 जब आप लाके इसको 4 को दूसरे जब आप लाके डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा t × t² -1 होल पावर 3/2 ओवर 4। ये आ जाएगा -3t ओवर √t² -1 और 8 प्लस 3/8 नेचुरल लॉग। सारी सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन है, ये आपने करना है। अब इस सारी वैल्यू को अब आप कर देंगे 2 में पुट, और 2 क्या था आपका? डेफिनेट इंटीग्रल था। तो डेफिनेट इंटीग्रल में पुट किया तो ये आ गया 1 से, ये आपका 2 था सारा ये। ठीक है, ये सारा आपका 2 है। तो इसमें आपने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है? जस्ट आपने यहाँ पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। नहीं जी, यहाँ पर ये सारी एक्सप्रेशन लिख दी मैंने और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई आपके पास 1 से लेकर √2। ठीक है, अब आपने अपर लिमिट t की जगह क्या पुट करना है? √2 और लोअर लिमिट t की जगह क्या पुट करना है? 1। अच्छा, जब यहाँ पर लोअर लिमिट t की जगह 1 पुट करोगे तो ये देखो t की जगह यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। यहाँ पर पुट करें ये भी 0। ठीक है, यहाँ पर पुट करें तो ये 0। अच्छा, ये पहली दोनों वैल्यूज तो आपके पास फाइनली हो जाएंगे 0 जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब आप अपर लिमिट पुट करें तो t की जगह √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, 2 - 1 1, 1 की पावर 3/2 1, t की जगह पुट किया √2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? √2 ओवर 4। इसी तरह यहाँ पर पुट करें तो अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे अब आप इतनी, तो फाइनल आपका जो आंसर कैलकुलेशन बेटा करने के बाद ये बनेगा कुछ इस तरह। सारा ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। यहाँ से मैंने क्या किया, इस सारे में से 8 एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 8 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 2 8, 2/2। बाकी सब कुछ एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप ये 2/2 -3/2 इनको माइनस कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -√2
ये 4 और ये 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2, और वो जो 2 है यहाँ से जो बचेगा आपका उसको आप इसके साथ ले आए तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू अंडर 6, ठीक है। यानी ये आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाएगी यहाँ पर। ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इतना ही इसी तरह आंसर आपका लिखा हुआ बुक में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरह कहता है जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by revolving the area bounded by one loop of the curve r square is equal to a square cos 2 theta about अभी पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही क्वेश्चन की तरह है। अगला आने वाला क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको यही कर्व दी होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है। पहले आपने जो क्वेश्चन अभी किया है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी यही आपके पास कर्व दी हुई है, लेमनिस्केट। यहाँ पर भी लेमनिस्केट ही आपको दी हुई है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी लेमनिस्केट का ही जिक्र किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पर है कि पहले आपने जो वॉल्यूम मालूम किया क्वेश्चन नंबर 6 में वो था अबाउट द इनिशियल लाइन। यहाँ पर लाइन देखते हैं कौन सी कह रहा है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी यहाँ पर वाई एक्सिस के अबाउट आपने जो कर्व है उसको रिवॉल्व करना है। तो जो वॉल्यूम आपके पास निकलेगा वो ये है पाई स्क्वायर ए क्यूब ओवर 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है। अच्छा जी, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप यहाँ पर भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू आर को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। आर को 0 पुट करेंगे, यहाँ पर आर अब आपके पास किसके इक्वल है, आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0 पुट करें तो याद आएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस 2 थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा। cos 2 थीटा 0 के इक्वल आएगा तो यहाँ से 2 थीटा जो है वो प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। मतलब सेम आप पहले वाले क्वेश्चन के स्टेप्स की तरह चलेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाय 4। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो हेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय प्लस माइनस पाई बाय 4। ये असल में क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि दीज आर दी टेंजेंट्स टू दी पोल। ये दोनों आपके पास टेंजेंट्स हैं इस लेमनिस्केट्स के लिए टू दी पोल फॉर द गिवन कर्व। अब आपने वॉल्यूम v मालूम करना है, लेट कर लें v भी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। देन वी नाउ डेट द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम v अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी y एक्सिस के अबाउट जो यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो आपके पास फार्मूला जो है वो क्या बनता है, यहाँ पर देखें। ये आपके पास जो ग्रीन कलर का ये जो आपको लूप नज़र आ रहा है, ठीक है, उसने कहा वन लूप जो है, ठीक है, उसको जब आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो फिर जो वॉल्यूम बनता है वो आपने वॉल्यूम v बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसका जो राइट लूप है वो ले लिया, ये दोनों लाइंस आ गई यहाँ पर, ये यानी कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। ये y एक्सिस आपका आ गया, इसके अबाउट आपने इसको रिवॉल्व करना है तो फिर जो सॉलिड बनेगा उसका आपने वॉल्यूम v बताना है, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ जी कि लेट v बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन एज वी नोट दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज गिवन बाय। ये फार्मूला आपने बस यहाँ पर लिखना है। तो फार्मूला आप जानते हैं वॉल्यूम v का क्या होता है, 2 पाई बाय 3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r क्यूब कॉस थीटा। y एक्सिस के अबाउट जो वॉल्यूम v मालूम करने का फार्मूला है वो यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा वाला फैक्टर आता है। अदरवाइज जब आपने x एक्सिस अबाउट मालूम करना तो यहाँ पर साइन थीटा आता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर मैंने r की वैल्यू पुट आउट कर दूंगा। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि r की जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास r स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r आ जाएगा a अंडर रूट कॉस 2 थीटा। तो आप अपने फार्मूले में, यानी जो आपका फार्मूला है ये वाला, यहाँ पर r की जगह, ये वाले r की जगह आप ये पुट कर दें a अंडर रूट कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा a अंडर रूट कॉस 2 थीटा होल क्यूब, और ये वाला फैक्टर जो है कॉस थीटा वो यहाँ पर आ गया है इसी से। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर a का क्यूब ओपन कर देंगे तो a की पावर 3 ज़्यादा हो जाएगी और ये cos 2 थीटा की पावर 3/2 बन जाएगी आपके पास। यानी कुछ इस तरह हो जाएगा ये जनाब कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। जो a क्यूब बना है वो मैं
मैंने जो आपको बताया वो ए क्यूब यहाँ बाहर ले आया मैं, ये आ गया cos 2 थीटा के पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा जी, अब cos 2 थीटा है, इसको मैंने डबल एंगल से हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपका जो अगला कॉज है वो आपके पास किस में है, हाफ एंगल में है, ये डबल एंगल 2 थीटा है, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फार्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 3/2 और ये cos थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने यहाँ पर एक और ये काम किया होगा, और वो काम ये है कि यहाँ पर चूंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी -π/4 से +π/4 और ये फार्मूले का 2π/3 है, ठीक है, तो मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/4 करने के बाद वो इंटीग्रल को कर दिया था डबल, वो 2 था, यहाँ पर भी 4 बन गया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बड़ी ही यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे, जिससे बड़ा क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह है, शायद इस तरह की सब्स्टिट्यूशन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ये वाली। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन की है, 2 sin स्क्वायर थीटा को मैंने sin स्क्वायर t लेट कर लिया है, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर t लेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूशन से देखें, जरा कमाल देखें सब्स्टिट्यूशन का क्या है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया sin t = √2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा sin t = √2 sin थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह, 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे आप, sin स्क्वायर t, तो ये क्या बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर t। तो अब नेक्स्ट मतलब सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह की बनती नजर आएगी आपको। अच्छा, वो नीचे अभी स्टेप आएगा वो देखें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने चूँकि डेरिवेटिव लेना होता है, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको dt की यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, आपने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर की है बेटा, sin t किसके इक्वल लिया है, √2 sin थीटा के इक्वल। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये sin t का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू थीटा = √2 sin थीटा ओवर d थीटा। ये sin t का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos ऑफ t इंटू dt, ये जो ओवर d थीटा, यहाँ पर d थीटा था, यानी बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना ना, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt ओवर d थीटा, तो d थीटा इस तरफ आ गया, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ गया √2 sin का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos थीटा। ले जी, अब यहाँ पर ये जो √2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इसके नीचे लाके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/√2 cos t। नेक्स्ट अब आपको नए इंटीग्रल के लिए लिमिट्स भी नहीं चाहिए, यानी इन टर्म ऑफ t चाहिए आपको। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ले बेटा जी, आपकी जो यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में बता रहा हूँ वो किस तरह चेंज होगी, यहाँ पर देखें। जब आपका थीटा 0 है तो t 0 है, जब थीटा π/4 है तो t π/2 है। ये किस तरह है, देखें, आपने सब्स्टिट्यूशन की है, sin t किसके बराबर लिया था, 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिया था, sin स्क्वायर t के बराबर आपने लिया था। यहाँ से दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लिया था, तो sin t किसके बराबर आ गया था, √2 sin थीटा के बराबर। जब थीटा आप यहाँ पर 0 पुट करोगे इधर, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, साइन यहाँ थीटा 0 पुट करेंगे, sin 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो sin t = 0 आ जाएगा, तो t sin इनवर्स 0 क्या होगा, 0, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पर थीटा π/4 पुट करेंगे तो sin π/4 कितना होता है, 1/√2, तो यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/√2 = sin t। ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रह जाएगा, 1 = sin t। अब यहाँ से आप जानते हैं t कितना आ जाएगा, π/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो लास्ट इंटीग्रल है, लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, नई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से π/2। यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ था 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, sin स्क्वायर t 3/2। ये वाला जो फैक्टर है cos t, ये पहले ही फार्मूले में था, और d थीटा जो था उसकी जगह आ गया dt ओवर √2। अब ये 1 - sin स्क्वायर t जो है वो cos के t बन जाएगा, यानी ये सारा cos के t आ गया। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाला 2 कट जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा cos का क्यूब, cos क्यूब रह जाएगा, cos क्यूब और cos t कितना हो जाएगा, cos की पावर 4, cos की पावर 4t आ जाएगा, बाकी सब कुछ ये एज इट इज आ गया बाय यूजिंग वेलिस कोसाइन फार्मूला। अब यहाँ पर अब आप वेलिस कोसाइन फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वेलिस कोसाइन फार्मूला पावर कितनी है, cos की पावर 4t। आप जानते हैं कि वेलिस कोसाइन फार्मूला आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका इंटीग्रल जो है उसमें लिमिट 0 से लेकर π/2 हो, ठीक है, और अंदर साइन या cos की कोई पावर होगी,
तो अगर कोस की पावर है तो आप वैलिस कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर साइन की पावर है तो वैलिस साइन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। तो अब वैलिस कोसाइन फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कोस की पावर कितनी है, 4 है आपके पास। तो आप लिखोगे ऐसे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 4 में से 1 कम कर दें, कितना रहेगा, 3 रह जाएगा। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 के बाद अगला ओड नंबर आपने लिखना है, यानी कि पिछला ओड नंबर। तो 3 के पीछे ओड नंबर कौन है, 1। बस यहाँ रुक जाएं। ओवर नीचे आपकी पावर लिखेंगे 4 है तो पावर 4 लिखेंगे। अब नीचे आपने इवन नंबर चलाते जाने हैं। 4 के पीछे इवन नंबर कौन सा है, 2 है, तो आप लिखोगे 4 2, और यहाँ पर ये π/2 जो है फार्मूले का आएगा। ठीक है, तो यही सारे मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पर। ये आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, π/2 ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर बन जाएगा 3π, नीचे आ जाएगा 4 2 8 8 2 16 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास। तो कैंसिल होकर ये सारी चीज़ आपके पास बच जाएगी, और ये आपका वॉल्यूम V आ जाएगा उसके 1 लूप ऑफ दी लेमनिस स्केट का, जब आपने उसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6, 7 ये 3 प्रॉब्लम डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस अगर मेरी आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इन वीडियोस को काइंडली आप लाइक किया करें ज़रूर, और शेयर भी किया करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।